हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीडियो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 फ्रॉम चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसे हम वर्क पावर एनर्जी भी कहते हैं, फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय द पब्लिकेशन एमटीजी। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहता है बच्चों? एन इंजन पंप आउट वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू अ होल विद वेलोसिटी v इफ m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर जेट। इसमें जो हमारे पास सबसे कंफ्यूजिंग लाइन है वो यही है, m इज द मास पर यूनिट लेंथ। m क्या है बेटा? यहां मास पर यूनिट लेंथ, आप इसे dl कह सकते हैं। ओके अगर आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें, जो हमें आगे चलकर जरूरत पड़ेगी, चलो तभी कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। आगे देख, द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द वाटर। अगर आप देखेंगे तो ये आपको PYQ में भी दिखाई देगा। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैंने इसको यहां पर डिफ्रेंशिएट कर दिया, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी dE/dt। स्पीड क्या है? कांस्टेंट। तो यहां मैं m मास, यहां पर जो कंफ्यूजन होती है वो यही होती है इस मास में, तो मैंने कैपिटल M रख लिया क्योंकि ये क्या है? मास। तो अब मुझे यहां पर क्या चाहिए था? dm/dt चाहिए था बेटा। बात समझ रहे? m क्या है? मास। स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो मैंने यहां पर क्या चाहिए था? हाफ एम वी स्क्वायर। v कांस्टेंट है, पाइप में से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वाटर आ रहा है, बट मास जो है वो हमारे पास चेंज हो रहा है। कितना है वो देखना है। dm/dt चाहिए बेटा हमको। तो यहां पर जो मैं आपको कह रहा था चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, वो क्या है? हमें चाहिए dm/dt। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? dm/dt क्या ऐसे लिखा जा सकता है? मुझे लगता है सबको ये बात समझ में आई बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें dm/dt चाहिए था, इसको मैं उधर ले जाऊंगा m इंटू dl/dt। क्या ये बात समझ में आई? ये वाली टर्म इधर चलेगी तो dl ऊपर dt नीचे। dl/dt लेंथ पर यूनिट टाइम, दिस इज स्पीड। जिस स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है उसे क्या लिख सकते हैं? dl/dt। तो यहां पर हाफ v स्क्वायर, dm/dt क्या आ जाएगा? m इंटू वी। यहां m मास नहीं है बेटा, क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या आ जाएगा? हाफ m क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सेकंड ऑप्शन। क्लियर है सबको? समझ में आया बेटा? यहां पर दो तीन चीजों में कंफ्यूजन हो जाती है। सबसे जो मेन कंफ्यूजन का पॉइंट है वो क्या है हमारे पास? ये वाला, ये m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 27। द शेप ऑफ कर्व रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा पैराबोला, सेकंड है एलिप्स, थर्ड है स्ट्रेट लाइन, फोर्थ है स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। तो काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड, ये तो फॉर्मूला ही है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो ये वी स्क्वायर क्या होता है बेटा? पैराबोला। चाहे हमारे पास y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो, चाहे y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x हो, दोनों ही केस में क्या होता है? पैराबोला। समझ रहे हैं? तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? पैराबोला। बट इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा। कई बार क्या करता है वो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v। यहां पर अगर मैं बताऊं आपको, एडिशनल इंफॉर्मेशन बताऊं, ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v ग्राफ तो पैराबोला आ जाएगा। बट अगर वो हमसे पूछ लेता, जो हम क्लास में अक्सर करवाते हैं, कि अगर वो वी स्क्वायर के साथ पूछ लेता, तो अब ये पूरा का पूरा हमारे पास x है और ये y, ये क्या हो जाएगा? x। तो उस केस में क्या आ जाता? स्ट्रेट लाइन। समझे बेटा? तो डिपेंड करता है यहां पर क्या है, इसके साथ ट्रिक्स की जाती हैं। पेपर में आपको इस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है। बट यहां पर अगर हमें काइनेटिक वर्सेस वी पूछा है तो दैट इज पैराबोला। ओके क्लियर है? ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई ये एड ऑन एडिशनल इंफॉर्मेशन थी बेटा। इस क्वेश्चन में आंसर पैराबोला है।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है बच्चों? फॉर अ मूविंग पार्टिकल मास एम वेलोसिटी v having a momentum p, which one of the following correctly describe the kinetic energy of the particle? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसे आप हाफ पी इंटू वी भी लिखते हैं, 12th में जाकर कहीं आपको जरूरत पड़ेगी। और इसे आप हाफ पी स्क्वायर बाय एम भी लिखते हैं। कैसे बेटा? पी होता है एम वी। अगर आप इसमें से देखें तो हमने एम वी को क्या लिख दिया? पी वी। अब अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, किससे? एम से, तो ऊपर क्या बन गया? हाफ पी एम वी डिवाइड बाय एम। एम वी फिर से क्या बन गया? पी, तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन जाता है? हाफ पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बाय 2m बन जाता है। ओके, क्लियर है? ये काफी पॉपुलर एक्सप्रेशन है, काफी जगह आपको काम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 25%, द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है बेटा? अभी अभी हमने लिखा पी स्क्वायर बाय 2m। अब जब ऐसे दिया जाता है बेटा, कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। अब जब मोमेंटम बढ़ेगा किसी बॉडी का बेटा, डेफिनेटली वो स्पीड को बढ़ाकर ही बढ़ेगा। इन जनरल अगर कोई बॉडी है, इसका मोमेंटम हम बढ़ा रहे हैं, तो मास इज केप्ट कांस्टेंट। तो एक ये वेरिएबल, दिस टर्म शुड बी केप्ट कांस्टेंट। अगर आप ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे तो स्पीड इज ऑल्सो वेरिएबल, तो हम इनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब अगर हम देखें पहले इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन, फिर मैं आपको डायरेक्ट भी करके दिखाऊंगा कैसे आप इसको कर सकते हैं। पी डैश कितना है? इंक्रीज बाय। यहां बाय का मतलब है बेटा कितनी अमाउंट से इंक्रीज हो गया। ओके, तो 25% इंक्रीज हो गया बेटा, 25 बाय 100 पी, तो कितना आ गया? 1.25 पी। आप इसे 5 बाय 4 पी भी लिख सकते। ये इतना पी डैश हो गया बेटा। चेंज फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? पी डैश का स्क्वायर बाय 2m, तो ये आ गया 25 बाय 16 पी स्क्वायर बाय 2m। तो ये हमारे पास क्या थी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये 25 बाय 16 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा। परसेंटेज इंक्रीज कितना आ गया इन काइनेटिक एनर्जी? परसेंटेज इंक्रीज होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100%। तो ये कर दीजिए 25 बाय 16 के माइनस के डिवाइड बाय के इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा? 9 बाय 16, 900 बाय 16% आ गया। अगर आप इसे डिवाइड करें बेटा तो ये कितना आता है हमारे पास? 56.25%। आप पहले 4 पे कर सकते हैं, 2 पे कर सकते हैं, जैसा आपको मन करे वैसे आप इसकी डिवीजन कर सकते हैं। ये तो रहा इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन। और क्या होता है बेटा? एज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। ये जो शॉर्ट ट्रिक है तभी लगती है जब कोई रिलेशन ऐसे y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो, जब ये पावर क्या हो? स्क्वायर। ओके, अब हमें p में चेंज गिवन है, तो k में चेंज क्या आएगा बेटा? परसेंटेज चेंज इन k 2 टाइम्स जो चेंज p में गिवन है। कितना गिवन है? 25। ये प्लस जो चेंज k में गिवन p में गिवन है 25 बाय 10 का स्क्वायर, तो यहां क्या आ जाएगा? 50। ये क्या आ जाएगा? 6.25। तो कितने परसेंट आ जाएगा? 56.25। तो ये हमारे पास क्या है? ट्रिक रहती। अगर ये 20 होता तो यहां 2 इंटू 20 40, 20 बाय 10 2 का स्क्वायर 44% आ जाता। आप देख लीजिएगा किसी ना किसी बुक में 20 वाला भी दिया होगा, 50% वाला भी दिया होगा, 100% वाला भी दिया होगा। सभी में आप यहां पर जो चेंज आपको गिवन होगी पी में वो आप रख सकते हैं, आपके पास परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? इन अ ब्लास्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर अ बुलेट ऑफ मास दिस विद स्पीड दिस। ये एक बुलेट है, मास और ये इसकी स्पीड है u ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है। द बुलेट एमर्ज आउट विद 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है
emerge out with only 10% of initial kinetic energy. 10% मतलब 10 by 100, 0.1 times initial kinetic. The emergent speed पूछ ली, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, 0.1 हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ मास कट गया बेटा, v कितना आ गया 0.1 का रूट इंटू यू, 0.1 का रूट 1 बाय रूट 10 u आ गया बेटा। u को लिखा जा सकता है 200, नीचे रूट 10 है, ऊपर इसको लिख लो 20 इंटू 10 डिवाइड बाय रूट 10, तो ये कितना बच गया 20 इंटू रूट 10, तो क्या आ जाएगा 20 इंटू रूट 10। ओके बेटा, क्लियर है? तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास इसमें नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 31, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 31? स्टेटमेंट को ध्यान से फॉलो करना है बेटा, तभी आप इसको कर पाएंगे। क्या कहता है? अ रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी देन अ बॉय ऑफ हाफ हिज मास। एक मैन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय है। कौन सा बॉय? देन अ बॉय ऑफ हाफ हिज मास हैज। बॉय का मास मैन के मास से आधा है, बॉय का मास मैन के मास से आधा। ये पहली लाइन में हमें दो इंफॉर्मेशन गिवन है। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कह रहा है बेटा हमें? ये कह रहा है हमें कि अब रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी देन अ बॉय, मैन की काइनेटिक एनर्जी हाफ है, देन अ बॉय, बॉय कौन सा? ऑफ हाफ हिज मास हैज, बॉय कौन सा? जिसका मास आपके मास से, मैन के मास से आधा है। तो यहां से हमें क्या पता चला बेटा? देखिए यहां पर काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है हाफ मास ऑफ मैन वीएम स्क्वायर, हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय हाफ एम बी वी बी स्क्वायर। यहां पर बच्चे अक्सर ये वाला हाफ लगाना भूल जाते हैं, हो सकता है आप में से जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, उन्होंने ये हाफ ना लगाया हो बेटा। क्या कहता है? देखिए ये कट गया 1/2। अब मास ऑफ मैन को क्या लिखा जा सकता है? 2 टाइम्स मास ऑफ बॉय इज इक्वल टू मास ऑफ मैन, तो यहां लिख दिया 2 टाइम्स मास ऑफ बॉय वीएम स्क्वायर, तो यहां पर 1/2 एम बी वी बी स्क्वायर। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें ये मास कट गया, 2 उधर चला गया, तो 4 वी एम स्क्वायर इक्वल टू वी बी स्क्वायर, तो यहां से 2 वी एम इक्वल टू वी बी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, समझ रहे हैं? यानी कि जो बॉय की वेलोसिटी है वो मैन की वेलोसिटी से डबल आएगी। तो अब अगर आप ऑप्शंस को देखें, ये बॉय की वेलोसिटी, ये मैन की वेलोसिटी, तो ये डबल आएगी बेटा। बॉय की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? डबल। यहां तो आधी है, तो ये गलत है। यहां पर 4.4 1.2, ये भी गलत है। यहां पर बॉय की स्पीड आधी है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या बचने वाला है बेटा? ये। अब अगर आप ऑप्शन से देखें तो हमें आंसर मिल गया। फ्रॉम ऑप्शंस वी गॉट आवर आंसर एज थर्ड। ठीक है, सी ऑप्शन हमें मिल गया बेटा। बट पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे बेटा। फर्दर क्या कहा गया है हमें? एंड ही हैज, सॉरी, द मैन स्पीड अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड। मैन ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, अब मैन की स्पीड क्या हो गई बेटा? 1 मीटर से बढ़ गई। ही हैज द सेम एनर्जी एज दैट ऑफ बॉय। अब उसकी एनर्जी क्या हो गई बेटा? बॉय की एनर्जी के, बॉय तो सेम था तो वो के भी रख लिया, तो क्या लिखेंगे? हाफ मास ऑफ मैन वी एम डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ बॉय वी बी का स्क्वायर। हाफ से हाफ कट गया बेटा। मास ऑफ मैन अभी भी डबल है बेटा, मास थोड़ी कम हो गया। वीएम कितना हो गया? वीएम डैश वीएम प्लस 1 का स्क्वायर, ये एम बी, ये वी बी का स्क्वायर, ये कट गया बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ गया 2, ये आ गया बेटा वीएम का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 वीएम, ये बन गया। वीबी को पुट कर दो बेटा, वीबी को क्या पुट कर देंगे? 2 वीएम, तो ये आ गया 4 वीएम का स्क्वायर। तो इसको एडजस्ट कर लेंगे बेटा, तो 0
4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, यहां पर -4 -2, यही बनेगा बेटा हमारे पास। क्लियर है? ये कुछ इस तरीके का हमारे पास बन रहा है। यहां से फैक्टर, ये तो हमने रूट में रख लिया, ऐसा करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, फैक्टर में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं इसमें। रूट ले लीजिए यहां पर, तो ये क्या बच गया, √2 VM + 1, ये क्या बच गया, VB। VB को लिख दो 2 VM, इधर डिवाइड कर दो, VM + 1 √2 VM। इसको आप अगर √2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यही बचेगा बेटा। तो 1 = √2 - VM, देखिए बच गया बेटा, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, लेंथ ही जाता। अब कई बार जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें इस तरीके की ऑप्शंस दिखाई देंगी, बट ये मैच नहीं करता, तो आप इसको रैशनलाइज कर लो बेटा। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये आ गया √2 + 1, नीचे क्या आ जाएगा, a - b, a + b, a - b का स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 2.41, नीचे क्या आ गया 2 - 1, तो क्या आ जाएगा बेटा, अप्रोक्सीमेटली 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो Vm देखिए कितना आ गया, 2.4, तो VB कितना आ जाएगा, इसका डबल, 2 × 2.4, ये आ गया 4.8। समझ रहे हैं? और यही हमारे पास यहां पर भी आंसर बन रहा है। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको बेटा नीट या जेईई एग्जाम में इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर कोई कंडीशन आ गई तो पहले उसे सेटिस्फाई करा के देख लो। भाई अगर सेटिस्फाई हो रही है तो क्यों पूरा सॉल्व करना, सीधा अपना आंसर मार्क करो। देखो कि उसके बाद का ही सॉल्यूशन लेंथी था और टफ था, तो टाइम आपका काफी उस तरीके से कंपटीशन में बच सकता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है बेटा, ये एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिटेक्टेड बाय इन अ कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट। द फर्स्ट विद काइनेटिक एनर्जी दिस, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी दे दी बेटा, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यूनिट आपने केमिस्ट्री में देखी होंगी, फिजिक्स में भी आएंगी जब आप 12th के मैग्नेटिज्म या फिर मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर को पढ़ेंगे। एंड द सेकंड विद प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेशो ऑफ देयर स्पीड बतानी है बेटा, तो सिंपल काम है, काइनेटिक एनर्जी की रेशो लिख लो, हाफ मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, हाफ मास इंटू स्पीड का स्क्वायर बेटा। 10 यूनिट सेम है दोनों में, तो हमें कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, दोनों में हमारे पास जो यूनिट्स है एनर्जी की वो सेम है, तो वो कट जाएंगी, तो हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर देखनी थी, ये भी कट जाएगा। तो VE/VP जब आप लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/10 मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनका क्या आ जाएगा, रूट। तो सिंपल क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 ये वाला जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखें तो 2 बॉडीज A एंड B हैविंग मासेस दिया गया है, ईच वन इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ 4, फोर्स सेम है, दे एक्वायर द सेम काइनेटिक एनर्जी इन टाइम TATB। टाइम दे दिया, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड मास, तो आपके दिमाग की बत्ती जगनी चाहिए बेटा कि जो मोमेंटम चेंज है वो क्या है हमारे पास, फोर्स इनटू टाइम। अब दोनों बॉडीज दिया नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट हमें क्या लेना पड़ेगा, इनिशियली एट रेस्ट। क्यों बेटा, क्योंकि इसने दिया है दे अक्वायर द सेम काइनेटिक एनर्जी। अक्वायर मतलब उन्होंने काइनेटिक एनर्जी गेन कर लीजा, हो गई उसकी, तो यानी कि इनिशियली वो किस पे लिए जाएंगे, रेस्ट पे। तो मोमेंटम F(t) के बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, हाफ p²/m, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, F²t²/m। तो यहां पर हमें यह पता है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम,
तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ एफ स्क्वायर टी ए का स्क्वायर बाय एम में। एफ के आगे ए क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फोर्स गिवन इज अ सेम और मास एंड टाइम अलग अलग है। तो अगर आप ध्यान से देखें 1/2 एफ स्क्वायर 1/2 एफ स्क्वायर कट गया, तो टी ए बाई टी बी किसके बराबर आ जाएगा बेटा? टी ए बाई टी बी किसके बराबर आ गया? मासेस के मासेस के प्रोपोर्शनल इनटू रूट। टी ए स्क्वायर बाय टी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए बाय एम बी। तो उसका रूट ले लेंगे बेटा। एम ए कितना है? 20, ये 5, तो ये कितना आ जाएगा? √4 यानी कि 2:1 आप इसे लिख सकते हैं। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा? 2। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 2। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 34, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। ये क्या देता है? ये तो आपको पता ही है बेटा, वर्क डन डिफाइन ही ऐसे करते हैं, एफ डॉट डी एस, यानी कि हमारे पास अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो आप एफ डी एस भी लिख देते हैं। ये क्या होता है? एरिया अंडर एफ एस कर्व। ओके, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया हमें क्या देता है? वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 35, अब इसी एरिया के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज एज शोन, वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग फ्रॉम x0 to 20। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है बेटा, पेपर में कई बार क्वेश्चन सेटर ट्रिक कर जाता है, जैसे मैं तो करता हूं अपने बच्चों के साथ जब उनको टेस्ट में डाला जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में 0 to 20 था, मैं पूछ सकता हूं 5 to 20, मैं पूछ सकता हूं 0 to 15। इस तरीके से कभी कभार पूरे ग्राफ का एरिया नहीं फाइंड करना होता, जो हमें लिमिट गिवन होती है सिर्फ उसी में एरिया फाइंड करना होता है। तो यहां पर बेटा 35 में वर्क डन एरिया अंडर द कर्व, एरिया क्या होगा बेटा? पहले आपको क्या दिख रही है? एक रेक्टेंगल, इसकी ये वाली साइड कितनी है? 100 और ये वाली साइड कितनी है? 10, तो 100 इंटू 10। फिर आपको क्या दिख रही है बेटा? एक ट्रायंगल दिख रही है। ट्रायंगल की ये वाली हाइट कितनी है? 100 और ये बेस कितना है? 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेटा। तो टोटल कुल मिला के ये कितना हो गया? 1500 जूल्स। क्या हो जाएगा बेटा? 1500 जूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है बच्चों? ये भी हमें क्या कहता है? फोर्स एक्टिंग वेरीज एज डिस्टेंस, वर्क डन कहां से कहां? 0 to 8, यहां तक फाइंड करना है। ओके, 0 to 8 तक फाइंड करना है। अगर आप ध्यान से देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर चेंज 4 है, यहां पर 20, तो यहां पर भी चेंज 4 है, तो यहां पर भी कितना होगा? 20। कई बार बच्चे कहते हैं सर कैसे पता चलेगा ये 20 पे है? तो आप स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टीज यूज करके देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस क्या होगा? सेम। अब अगर हम देखें एरिया, एरिया हमारे पास बेटा जब आप वर्क डन लेते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है ये पॉजिटिव और जो नीचे है वो नेगेटिव, तो ये एरिया क्या होगा? पॉजिटिव, और ये एरिया क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। तो ऊपर वाला कितना है? हाफ 4 इंटू 20 प्लस नीचे वाला कितना है? हाफ 4 इंटू -20। तो ये अगर आप ध्यान से देखें 40 - 40 यानी कि क्या आ जाएगा बच्चों? 0। तो नेट वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या हो जाएगा? 0 फ्रॉम 0 to 20। क्वेश्चन नंबर 37 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द एरिया। क्या कह रहे हैं? पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स विच वेरीज, इफ द पार्टिकल एट x0 हैज दिस, देन द काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 60। यहां पर अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बेटा। काइनेटिक एनर्जी भी हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय द वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन किसके बराबर आएगा? एरिया अंडर द कर्व। ओके, तो एरिया फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। इनिशियल हमें कितनी दे रखी है? यहां पर 25। ओके बेटा, तो फाइनल निकालेंगे, मेरा साथ देंगे। यहां पर ये आपको क्या दिख रही है बेटा? एक ट्रायंगल दिख रही है। इस ट्रायंगल में हाइट कितनी है? हाइट है 10
और बेस कितना है बेटा 6, तो इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, ओके, प्लस फिर आपको यहां पर क्या दिख रही है, एक रेक्टेंगल दिख रही है बेटा, बेस कितना है 6 to 10 4, हाइट कितनी है बेटा -5, तो 4 इंटू -5 प्लस फिर यहां पर आपको फिर से एक रेक्टेंगल दिख रही है बच्चों, इसकी हाइट कितनी है 5 और कहां से कहां है 10 to 14, तो ये भी 4, तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 5। फिर आपको लास्ट में यहां पर एक और रेक्टेंगल दिख रही है, ये 14 to 16 है, 14 to 16 यानी कि ये कितना है 2 और ये क्या है -5, तो ये आएगा बेटा +2 इंटू -5। अगर आप मेरा साथ दें यहां पर तो ये आ गया 30, ये -20, ये +20, ये -10, कितना आ जाएगा बेटा 20 जूल्स। तो क्या आंसर आएगा 20 जूल्स। ये एरिया है, हमें क्या फाइंड करनी थी, सॉरी यहां पर देखिए मैंने 20 पे मार्क कर दिया, ऐसी गलती बच्चे भी कर देते हैं, जब आप ये चीज साथ साथ नहीं लिखते तो लास्ट में 20 आया, 20 दिखा मार्क कर दिया, बट ये गलती नहीं करनी, ये KF -25 है, तो फाइनल एनर्जी क्या आएगी 20 + 25 यानी कि 45 जूल्स। क्लियर है भी, ओके। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है बेटा, ये देखिए कि द ब्लॉक ऑफ मास दिस इज मूविंग इन x डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स ड्यूरिंग दिस टू दिस, फाइंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये भी वही बात है बेटा, हमें क्या चाहिए फाइनल एनर्जी, तो चेंज इन एनर्जी इज वर्क डन, वर्क डन इज F dx, ओके। तो फाइनल हमें फाइंड करनी है, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, मास था 10, स्पीड थी 10, यहां पर मास भी 10 है, स्पीड भी कितनी है 10, तो ये आ जाएगी इनिशियल एनर्जी बेटा। फाइनल वर्क डन बेटा, फोर्स कितनी है -0.1 x dx, कहां से कहां 20 to 30, तो ये कितना बच गया बेटा फाइनल माइनस ये आ गया 500, ये बेटा -0.1 कांस्टेंट आ गया, x का इंटीग्रेशन x² 2, लोअर लिमिट 20 अपर लिमिट 30, तो क्या आएगा फाइनल -500 0.1 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, मेरा साथ देंगे बेटा, फाइनल -500 -0.1, ये 2 एलसीएम, ये आ गया 900 -400, ये आ गया बेटा -0.1 500 बाय 2, कितना बन गया 500 बाय 2, तो ये आ गया -50 बाय 2 -25, फिर ये किसके बराबर था फाइनल -500, तो 500 को उधर ले जाइए वो प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 475 जूल्स, क्या बच जाएगा बेटा 475 जूल्स आंसर आ जाएगा। क्लियर है भी सबको, उम्मीद है आपको यहां तक बेटा जितने क्वेश्चन कराए गए हैं 26 to 38 के सॉल्यूशन सबके समझ में आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं, और अगर वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं सॉल्यूशन बताने में तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें हम उस इंप्रूवमेंट को लेकर आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, अ वेरिएबल फोर्स गिवन बाय 2 डायमेंशनल वेक्टर, this is the vector, act on the particle, force is in the Newton and x is in the meter, what is the change in kinetic energy as it move from this to this? change in kinetic energy, change in kinetic energy किसके बराबर होगी बेटा वर्क डन के, वर्क डन क्या होता है F डॉट ds, F डॉट ds ये हमारे पास वर्क डन होता है। फोर्स क्या है बेटा हमारे पास 3x² i कैप प्लस 4j कैप, डॉट डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, जब हमारे पास फोर्स 2 डायमेंशनल हो बेटा और स्पेशली जब ये वेरिएबल हो तो हम डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट को भी दोनों डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, dx i कैप i की तरफ भी कंसीडर करेंगे और j की तरफ भी। अगर मान लो यहां फोर्स 3 डायमेंशनल होती, i j k कैप में होती
तो मैं यहां डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप कंसिडर कर रहा होता। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो कल आपने देखा था बेटा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जो फर्स्ट वीडियो थी क्वेश्चन नंबर 1 to 25 में, उसमें काफी सारे क्वेश्चन थे जिसमें हमने डॉट प्रोडक्ट देखा। तो डॉट प्रोडक्ट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आता है। आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 3x² dx प्लस y के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, j गायब हो जाता है बेटा, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है। जब हमारे पास ये इंटीग्रेशन है, आप इस इंटीग्रेशन को अलग अलग भी कर सकते हैं बेटा, चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी। जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। इसको इंटीग्रेशन स्प्लिट कर लिया, इसको स्प्लिट कर लिया बेटा, कांस्टेंट बाहर आ गए। अब हमें देखना है कि x कहां से कहां वेरी कर रहा है। x का इनिशियल कोऑर्डिनेट 2 है, फाइनल कितना है 3, 2 3, फाइनल और इनिशियल कोऑर्डिनेट्स पता चल गए ना, 2 एंड 3। तो x की लिमिट क्या होगी 2 3। y कहां से कहां वेरी कर रहा है बेटा, y 3 to 0। तो y कहां से कहां वेरी कर रहा है 3 to 0। समझ गए। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक पावर ऐड और उसी से डिवाइड, तो क्यूब आ गया बेटा 2 to 3। 4 y की dy की इंटीग्रेशन y 3 to 0, यही आएगा बेटा। अब लिमिट पुट करते हैं, 3 से 3 कट गया, यहां 3 की पावर 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की अपर लिमिट क्या थी 3, तो x में क्या पुट कर दिया 3। लोअर लिमिट क्या थी 2, तो x में क्या पुट कर दिया 2 प्लस 4। y की अपर लिमिट क्या है 0 और लोअर लिमिट क्या है 3। तो ये कितना आ गया बेटा 27 माइनस 8 प्लस ये कितना आ गया बेटा -12। तो ये कितना बच गया 7 जूल। ओके, तो क्या आंसर बच जाएगा बेटा +7 जूल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 हमें क्या कहता है बच्चों, ये हमें कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन। भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की सिर्फ तभी चेंज होती है जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करे या उसके अगेंस्ट वर्क किया जाए। तो अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव होता तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती, यहां इंक्रीज पूछा है बेटा, तो ये क्या होना चाहिए नेगेटिव। डेल्टा यू पॉजिटिव होने के लिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होना चाहिए नेगेटिव। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव होना चाहिए, दैट मीन्स वर्क डन, दैट मीन्स वर्क इज डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। जब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव है यानी कि इसके अगेंस्ट काम किया गया है, तो क्या होगा, तो इंक्रीज कब होगी सिस्टम की एनर्जी, व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। इफ द वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो यही ट्रू आंसर आएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से पोटेंशियल एनर्जी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बाय द सिस्टम अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव अपॉन द सिस्टम बाय, अगर ये वाला होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू, ये तो यही वाला फॉर्मूला ही आ गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस का नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही फॉर्मूला के बारे में पूछ लिया गया है। क्लियर है बेटा, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आए होंगे बेटा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सी कंजर्वेटिव नहीं है, हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, मैग्नेटिक फोर्स
के लिए भी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो वो भी कंजर्वेटिव है। फ्रिक्शन के बारे में हम लिखते हैं कि इट इज नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि इसकी वजह से जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है। याद रखने वाली बातें हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको हाईलाइट करना है बेटा। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूटन लॉ, क्योंकि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम डिराइव ही न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करके की थी, इसी को इंटीग्रेट करके हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम बनी थी। तो ये इससे अलग नहीं है, ये करेक्ट हो गया। वर्क एनर्जी थ्योरम होल्ड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, ओनली वर्ड नहीं लिखा, अगर ओनली लिखा होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, क्योंकि ये सभी इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगती है। बस हमें वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स भी कंसीडर करना पड़ता है, तो इसलिए ये भी क्या है, ट्रू है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ओवर क्लोज्ड पाथ इज जीरो, ये गलत है। फ्रिक्शन जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। जब हम ऐसे जाएंगे तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगी बेटा, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। यहां से यहां गए, अब जब हम वापस आएंगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगी, तब भी हमारे पास वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो टोटल वर्क डन हमारे पास ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जीरो नहीं होगा। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये तो करेक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है एफ डॉट डी एस, तो डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नो वर्क is done if the displacement is perpendicular to direction of applied force, वर्क डन जीरो हो जाता है बेटा अगर अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर, एफ डॉट एस कॉस 90 जीरो, तो वर्क डन जीरो हो जाता है। ये करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑब्ट्यूज, देन द वर्क डन इज नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अगर ये थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, अगर ये थीटा 90 से बड़ा हो, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा हो, तो कॉस क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव है, ये भी करेक्ट है। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, ये भी करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट फाइंड करनी थी। ऑल द सेंट्रल फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव, ये गलत है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आर सेंट्रल फोर्सेस बट दीज आर कंजर्वेटिव, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अ बॉल बाउंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। अ बॉल बाउंस टू 80% ऑफ ओरिजिनल हाइट, व्हाट फ्रैक्शनल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट। इनिशियल एनर्जी बेटा mgh, बाउंस होने के बाद वो कितनी हाइट तक गई, 80% तक गई, तो 80/100 0.8h तक गई बेटा। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट कितनी होगी, जब हम लॉस देखते हैं तो वो होती है इनिशियल माइनस फाइनल, गेन होता है फाइनल माइनस इनिशियल, लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल। इन दोनों को माइनस कर देंगे बेटा, 1 माइनस 0.8 0.2, ये लॉस आ गया। इन दोनों को माइनस कर दिया, सॉरी इन दोनों को माइनस कर दिया तो क्या बचा, पॉइंट। तो फ्रैक्शनल लॉस बेटा, फ्रैक्शनल लॉस होता है बेटा लॉस डिवाइड बाय इनिशियल। परसेंटेज में इंटू 100 करते हैं बट फ्रैक्शन में इंटू 100 नहीं करते, तो 0.2 mgh डिवाइड बाय mgh, ये कट जाएगा तो क्या आएगा 0.2। तो दिस इज द फ्रैक्शनल लॉस। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग when stretched through a distance is this, what is the amount of work done on the same spring to stretch it through an additional distance x। जब एक स्प्रिंग को बेटा, ये मान लो इनिशियल पोजीशन थी, जब ये नेचुरल लेंथ पे है, जब आपने इसे x स्ट्रेच किया तो एक्सटर्नल फोर्स आप इधर लगाएंगे, तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क किया आपने, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड क्या है, हाफ kx², ये इसमें इलोंगेशन कितनी हो गई x, ये 10 जूल हमें गिवन है। अब कहता है इसे हमने फर्दर का मतलब इससे आगे लेकर गए,
कितना स्ट्रेच कर दिया x, तो टोटल स्ट्रेचिंग कितनी हो गई बेटा, टोटल स्ट्रेचिंग कितनी हो गई 2x हो गई, ये इनिशियल थी, ये 0 हो गई। अब B टू C जब हम जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू, ये आ गया इनिशियल माइनस है फाइनल। इनिशियल कितना था हाफ के एक्स स्क्वायर, फाइनल कितना था हाफ के 2x स्क्वायर। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के 4x स्क्वायर माइनस कर दीजिए तो 3 हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर कितना है 10, तो ये कितना आ गया बेटा 30 जूल। दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग, बट एक्सटर्नल फोर्स तो इसके ऑपोजिट लगेगी, स्प्रिंग इधर है तो एक्सटर्नल फोर्स ऑपोजिट लगेगी, तो इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ जाएगा 30 जूल। वो स्प्रिंग के ऑपोजिट है, इसलिए स्प्रिंग का नेगेटिव और एक्सटर्नल फोर्स का पॉजिटिव वर्क डन आ जाए। समझे बेटा, ठीक है। पहले 0 से x किया तो ये वाला है, फर्दर करेंगे तो x से 2x, तो फाइनल इलोंगेशन 2x, इनिशियल x, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 कैफ। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए बेटा, क्या कहता है, अ बोल्ट ऑफ मास 0.2 kg falls from the ceiling of an elevator moving down with the uniform speed। एक एलिवेटर नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यहां से टॉप से एक बोल्ट गिरना शुरू करता है। इट हिट द फ्लोर ऑफ एलिवेटर, जिसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर, एलिवेटर की लेंथ कितनी है बेटा 5 मीटर, ये फ्लोर को हिट करता है और साथ में स्टिक कर जाता है, एंड डज नॉट रिबाउंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इंपैक्ट। इंपैक्ट से हीट कितनी आएगी बेटा, आप इसे कैसे कर सकते हैं, अगर आप देखें आपको पता है जब ये बोल्ट यहां से निकला तो फॉल करता है, मूविंग डाउन, फॉल फ्रॉम द सीलिंग, तो बोल्ट की इनिशियल स्पीड किसके बराबर होगी, लिफ्ट की स्पीड के। हमने ये काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि अगर कोई मूविंग बॉडी में से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए तो उसकी इनिशियल स्पीड उस बॉडी के बराबर होती है। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देखूं, मैं पूरे मोशन को विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देखता हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव 0, जब ये 5 मीटर नीचे आएगा तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, और जब ये टकराएगा तो ये फिर से किस में आ जाएगा, रेस्ट में, तो एनर्जी लॉस ये वाली हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो v रिलेटिव निकाल सकते हैं बेटा, v स्क्वायर माइनस u रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a रिलेटिव इंटू s रिलेटिव करके, तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा -0, ये बन गया 2g इंटू h, तो v रिलेटिव किसके बराबर आ गया 2gh। तो हमारे पास ये v रिलेटिव से टकराता है और फाइनल 0 हो जाती है, तो लॉस इन एनर्जी क्या आएगा, लॉस इन एनर्जी वो आ गया हाफ m वी आर का स्क्वायर माइनस फाइनल क्या है 0। तो अगर आप इसको यहां पर देखें तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आप इसे ऐसे कर सकते थे, बट ये क्या आ गया mgh, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये कितना नीचे आया बेटा 5 मीटर, h हाइट नीचे आया, तो यही इसके पास एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, तो इसकी जो एनर्जी गायब हुई, यहां पर भी ये रेस्ट पे था, फाइनली भी ये रेस्ट पे आ गया, बट ये इतनी हाइट नीचे आ गया, तो इसकी ये वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में, तो हीट किसके बराबर आ गई, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना है mgh। तो आप इसे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करके सॉल्व कर सकते थे, आप इसे सीधा पोटेंशियल एनर्जी से कर सकते थे, तो कितना आ जाएगा 0.2 10 इंटू 5, तो ये कितना आ गया 10 जूल। तो क्या आंसर आ जाता है बेटा 10 जूल इज द राइट आंसर, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी से कर लीजिए, चाहे आप सीधा पोटेंशियल एनर्जी से कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या क्या, ये यहां पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, काफी बार बच्चे इसमें डाउट लेकर आते हैं बेटा
क्यों? क्योंकि वो डिफरेंशिएशन गलत करते हैं। पहले डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। अगर हमारे पास y कुछ कांस्टेंट इंटू एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? कांस्टेंट बढ़ जाता है, x का डिफरेंशिएशन 1। वहीं अगर y कुछ कांस्टेंट डिवाइड बाय x हो तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 5। ऐसे ही ये क्या होता है? x की पावर -1, तो -1 आगे आ जाती है, पावर कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाता है? 5 - 1 बाय एक्स। ये डिफरेंशिएशन होता है। अब जब आप, ये पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, पोटेंशियल नहीं है, v लिखा है, बट ये यहां पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है ये, तो आप इसे u भी लिख सकते हैं। ये ऐसे दिया। जब हमें फोर्स लिखनी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो बेटा आपको क्लास में बताया होगा फोर्स कैसे लिखते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन से। कैसे लिखते हैं बेटा? पार्शियल। जब मैं x कंपोनेंट ऑफ फोर्स देखूंगा तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा, माइनस करली u बाय करली x। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? जब मैं x के साथ डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं y और z को क्या मानूंगा? कांस्टेंट। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? मैं x के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो y एंड z क्या है? कांस्टेंट। तो इस फिगर में 20 y एंड z आर कांस्टेंट। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 1। तो x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1। तो ये किसके बराबर बनेगा? -20y बाय z। ऐसे ही जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा बेटा? x कांस्टेंट, y v 20 कांस्टेंट एंड z कांस्टेंट। तो ये टर्म क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो इसको आगे बाहर लिख लिया। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। तो ये क्या आ गया? -20x बाय z। अब जब z डायरेक्शन में आप फोर्स लिखेंगे तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे। अब जब आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x एंड y को, x y एंड y क्या हो गए? कांस्टेंट। 1 बाय z का डिफरेंशिएशन किसका बेटा? 1 बाय z। तो 1 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था बेटा? -1 बाय एक्स स्क्वायर, -1 बाय z स्क्वायर। 1 बाय z का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये मैंने यहां पर आपको इसीलिए बताया था बेटा कि बच्चे डिफरेंशिएशन भूल जाते हैं। ये क्या है? 1 बाय एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहां क्या आएगा? -1 बाय z स्क्वायर। तो एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स आ गए। तो फोर्स क्या होती है बेटा? एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। तो यहां पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। x क्या है? -20y बाय जेड आई कैप। एफ वाई क्या है? 20x बाय जेड जे कैप। z क्या है बच्चों? यहां पर हमने कंप्लीटली माइनस माइनस प्लस टू 20x बाई जेड स्क्वायर, तो यहां प्लस आएगा 20x बाई जेड स्क्वायर के। तो ध्यान से देखिए कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है। सारी ऑप्शन सेम सेम सी दिखाई देती हैं बेटा, तो ध्यान से मार्क करना है। ये बन रहा है। ओके, क्लियर है अभी? तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 49, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहता है बेटा? ध्यान से देखिए। कंसीडर अ वन डायमेंशनल मोशन, कंसीडर अ वन डायमेंशनल मोशन of a particle with total energy E. There are 4 regions in which relation between potential energy, kinetic energy and total energy. टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन पार्टिकल कैनॉट बी फाउंड। कौन सा इनमें से गलत रिलेशन? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो बेटा इसका मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, तो इसका मतलब E इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी। जा तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, जा क्या होती है? जीरो। बट इसने कहा है वन डायमेंशनल मोशन, इसने ये नहीं कहा मूविंग है, तो हो सकता है जो
टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो या फिर बड़ी हो। और पहले रीजन में क्या लिख रखा है, V इज ग्रेटर देन E, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी रीजन चेक करते हैं, E इज ग्रेटर देन V, ये हो सकता है। अब K और E को देखें, अब हमारे पास जो V है, V कैन बी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर V पॉजिटिव है तो इसका मतलब E इज ग्रेटर देन K। अगर V नेगेटिव है इसका मतलब E इज लेस देन K। और अगर V जीरो है तो इसका मतलब E इज इक्वल टू जीरो। क्यों? अगर ये पॉजिटिव तो इसमें कुछ ऐड हो गया तो E बड़ा हो जाएगा बेटा। अगर ये नेगेटिव है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया तो E छोटा हो जाएगा। अगर ये जीरो है तो ये बराबर हो जाएंगे। तो क्या K E से बड़ा हो सकता है? यस, हो सकता है। तो ये भी पॉसिबल रीजन है। क्या V K से बड़ा हो सकता है? V एंड K आर इंडिपेंडेंट, V K आर इंडिपेंडेंट। इन दोनों की अलग अलग कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, यानी कि V कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू E और V कैन बी लेस देन इक्वल टू K। कुछ भी हो सकता है, V बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है जब तक हमें टोटल एनर्जी डिफाइन ना की जाए। तो ये तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो आंसर कौन सा नहीं हो सकता? कैन नॉट फाउंड, ए रीजन पॉसिबल नहीं है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर दिस वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 to 50 के सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 50, अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट 1 किलोमीटर, यहां से फॉल कर रही है, 1 किलोमीटर हाइट से फॉल कर रही है बेटा, 1 किलोमीटर हाइट से फॉल कर रही है। ओके, 1 किलोमीटर हाइट से फॉल कर रही है। हिट द ग्राउंड विद स्पीड, कितनी स्पीड से हिट करती है? 50 मीटर पर सेकेंड से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल, लॉस का मतलब बेटा इनिशियल माइनस फाइनल, गेन होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या है? mgh, और फाइनल क्या है? 0, क्योंकि ये ग्राउंड पे आ गई है। तो इनिशियल कितनी थी? 1 ग्राम, यानी कि मास कितना है? 1/1000, G10, हाइट कितनी है? 1 किलोमीटर, तो ये कितना आ जाएगा? 10 जूल। तो लॉस कितना है? 10 जूल, ये करेक्ट है बेटा। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है काइनेटिक एनर्जी? हाफ। मास कितना है? 1/1000। स्पीड कितनी है? 50। इनिशियल स्पीड क्या थी बेटा? 0। तो ये क्या आ जाएगा? 2500 डिवाइड बाई 2 इंटू 1000, ये आ गया 2.5/2, यानी कि 1.25 जूल। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1.25, ये भी करेक्ट हो गया बेटा। गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्रॉप इज नॉट इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर आप देख सकते हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी 1.25, लॉस 10 जूल, तो दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, आंसर क्या आना चाहिए? सभी की सभी ऑप्शंस क्या हैं? करेक्ट। ओके बेटा, तो उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे बेटा। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, वहां पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 फ्रॉम चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी, द वर्क, एनर्जी एंड पावर, फ्रॉम वेरी पॉपुलर बुक NCERT एट योर फिंगर टिप्स बाय द पब्लिकेशन MTG। आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।